फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़। आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा। साथ ही क्यों 70 पे लड़ो, 80 पे लड़ो और 543 पे लड़ो। हुआ 2022 का समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। नमस्कार, टाइम्स साउंड और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। 24 के चुनावी रण में भाईजान यूपी आ चुके हैं। यूपी में उनकी दस्तक सुनाई दे गई है। किसकी सांसें अटक गई है, ये बड़ा सवाल है। गठबंधन के मुस्लिम वोटों पर ओवैसी कितनी चोट कर पाएंगे। ओवैसी की यूपी में एंट्री ने कई समीकरणों को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल कल एमआईएम की ओर से उन 7 सीटों का ऐलान किया गया जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। ये सीटें हैं फिरोजाबाद, बदायूं, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़। जानकारी तो ये भी है कि पहले एमआईएम और सपा की बातचीत चल रही थी। सीटों को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 2-3 राउंड की बातचीत हुई। एमआईएम ने उसके बाद ऐलान कर दिया कि वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के नाम सामने आए तो सपा ने तंज कसा कि साथी क्यों 80 पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते। सुनिए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़ हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत चल रही है। आगे हो सकता हो इन सीटों में और भी इजाफा कुछ सीटों पे किया जाए। उनको क्या प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुसलमान नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान है। तो साथ ही क्यों 70 पे लड़ो, 80 पे लड़ो और 543 पे लड़ो। अगर नहीं लड़ पाते हो तो बेवजह फील्डिंग करते रहो, वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में ये ध्रुवीकरण की राजनीति अब नहीं चलने वाली। बार बार विपक्ष के नेताओं, समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि ओवैसी फील्डिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। 7 सीटों पर उम्मीदवार की बात की चुनाव लड़ेंगे। खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है यूपी में। एमआईएम के प्रवक्ता ने यह भी संकेत दे दिया है कि सीटों की संख्या आगे बढ़ सकती है, यानी 7 से ज्यादा। खैर, अभी जिन 7 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है वो कैसे अखिलेश एंड फैमिली का खेल बिगाड़ सकती है, उसका समीकरण भी एक एक करके आपको समझाता हूं। ये समझिए और इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं। फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में है। यह सीट डिक्लेयर कर दी है समाजवादी पार्टी ने कौन उम्मीदवार होगा। जबकि बदायूं सीट से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव चुनावी मैदान में हैं, वहां पर भी एमआईएम चुनावी मैदान में होगी। आजमगढ़ से जहां से 2019 में अखिलेश यादव जीते थे, वहां पर भी एमआईएम चुनाव लड़ने जा रही है। और बहुत बार चर्चा तो इधर उधर से यह भी आ रही है कि अखिलेश अगर चुनाव लड़े तो हो सकता है आजमगढ़ चले जाएं। मुरादाबाद, संभल और मेरठ भी सीट बंटवारे के हिसाब से सपा के खाते में है, जबकि अमरोहा कांग्रेस के हिस्से में दिया गया है। तो ये समीकरण है, आप समझिए किस तरीके से ओवैसी बनाम अखिलेश यूपी के चुनावी रण में कई आरोप प्रत्यारोप आपको आने वाले समय में मिलेंगे। अखिलेश का खेल बिगाड़ने के ऐलान के साथ साथ ओवैसी इंडिया अलायंस को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। किशनगंज की रैली में उन्होंने बिना नाम लिए इंडिया अलायंस को मिलावटी बताया, कहा कि वो मोदी को रोक नहीं सकते। सुनिए। हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी ये मिले लोग नहीं रोक पाएंगे। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। ओवैसी बीजेपी पीएम मोदी पर यह कहकर भी हमला बोलते रहे हैं कि देश की राजनीति से मुस्लिमों को दूर किया जा रहा है। अब मुस्लिम दूर हो रहे हैं कि पास आ रहे हैं, यह आप तय कीजिए। लेकिन यूपी में ओवैसी की एंट्री बीजेपी को जीत के पास जरूर लेकर जाती है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं, इन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा। 2022 विधानसभा चुनाव की यह बात है। एसपी आरएलडी की 1445 सीटों से 1445 वोटों से हार हुई थी, जबकि एमआईएम को 2290 वोट मिले थे। यह बिजनौर की बातचीत है। अब एक और सीट नकुड़ की बातचीत में आपके सामने रखता हूं। सपा की 315 वोटों से हार हुई थी, जबकि एमआईएम को यहां पर 3593 वोट मिले थे। कुर्सी विधानसभा पर
सपा की 217 वोटों से हार हुई थी, जबकि एमआईएम को 8,541 वोट मिले थे। तो ये कुछ अलग अलग सीटों के आंकड़े, और इसीलिए बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में बैटिंग करते हैं, बीजेपी पर हमला बोलकर। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि भाईजान यूपी आए, किसकी सांस अटक गई? गठबंधन के मुस्लिम वोट ओवैसी कितना करेंगे चोट? 80 में से 36 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम है यूपी में, किसका साथ देंगे वो? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार भाटी जी, आपसे ही मैं शुरू कर रहा हूं। एमआईएम पार्टी 7 सीटों पर अभी कह रहे हैं कि भी 7 से ज्यादा मामला आगे बढ़ेगा। 7 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, इसमें से 6 सीटें आपके हिस्से में हैं। मनोज यादव कह रहे हैं 7 क्यों 80 पर भी लड़ लेते। तो अभी लग रहा है आप लोगों को कि इसका नुकसान होने जा रहा है, इसीलिए शायद ये कमेंट कसने का दौर शुरू हो गया। नहीं, ये देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र, और हमारी तो लोकतंत्र में गहरी आस्था है समाजवादी पार्टी की। सभी का स्वागत है, जो भी चुनाव लड़ना चाहें, जो और भी कोई लड़ना चाहे तो उसका भी स्वागत है। और मुझे आज एक बात की खुशी हो रही है कि आपको ओवैसी बड़े अच्छे लग रहे हैं। आज राकेश पांडे जी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं ओवैसी की, बड़ा महिमा मंडन कर रहे हैं। चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम जिस व्यक्ति को आप खलनायक बताते थे, जिसके विरोध में बोलते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे हैं आप। लेकिन एक शो में, तो मैं आपके ही शो में आप कह रहे थे कि मुस्लिम वोट बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी से और इस बार भारतीय जनता पार्टी को काफी मात्रा में मिलेगा। तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का होगा अगर वो वोट काटेंगे। समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान धर्म या जाति के नाम पर राजनीति करती नहीं है। आप बेशक हिंदू मुसलमान की पत्रकारिता करते हो, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। हमारे लिए भारत का नागरिक है। हम भारत के संविधान में गहरी आस्था रखते हैं। पंथ निरपेक्ष पार्टी है, समाजवाद में विश्वास रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है। हम अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे मुद्दे जिनकी समझ में आएंगे वो हमें वोट देंगे। भाटी साहब, 2 बातें हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जरा शुरू का इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपको आपके हिस्से का फायदे का पॉइंट मिल जाए। आपने कहा कि मैंने ओवैसी की तारीफ कर दी, अब तारीफ कहां से आपको नजर आई वो आपको लगे, लेकिन मैंने कुछ, सुनिए सर, मैंने कुछ विधानसभा सीटों के आंकड़े गिनाए। मुझे लगा था कि शायद आप मेरी उस बात को कोट करके हमला बोलेंगे, लेकिन प्यार आपका नजर आ रहा है ओवैसी पर, एमआईएम पार्टी पर। बिजनौर में आपका सपा आरएलडी के साथ गठबंधन था, 1445, सुनिए सर, 1445 वोटों से आप लोग हारे। एमआईएम को 2290 वोट मिले थे, नहीं होते तो शायद उधर का वोट आपको आता तो जीत जाते। नकुड़ में यह हुआ, कुर्सी में यह हुआ, शाहगंज में यह हुआ, सुल्तानपुर में यह हुआ, औराई में यह हुआ, मुरादाबाद में यह हुआ। लेकिन अगर आपको इन सीटों पर एमआईएम की वजह से हार नहीं दिखती है और आपको वैसे अच्छे लग रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि वो आपकी टीम है फिर, या फिर आपको ज्यादा प्यार है। नहीं, आप ना प्यार की जहां तक बात है, हमें सबसे प्यार है। हमें ओवैसी से भी प्यार है, हमें मोदी जी से भी प्यार है, योगी जी से भी प्यार है, और राकेश पांडे से भी प्यार है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं, हम नफरत करते ही नहीं। लेकिन आप खुद ही बता रहे हैं कि कहीं उन्हें 2000 वोट मिले, कहीं 2500 वोट मिले, कहीं 3000 वोट मिले। तो ओवैसी की क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश में? आप नहीं, लेकिन उसके आधे वोटों से आप लोग हार गए। मैं ये कह रहा हूं, उसमें स्टोरी ये है भाटी जी कि उसके आधे वोटों से 2000 उनको वोट मिला, तो आप 300 वोट से हार गए। राकेश जी, 2-2000 वोट तो गलती से भी बटन दब जाते हैं मतदाताओं से, जो निर्दलीय ऐसी पर्चा भर देते हैं, डमी कैंडिडेट होते हैं, उनके भी 2-2000 वोट आ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ केवल समाजवादी पार्टी खड़ी है। जिन्हें बीजेपी से छुटकारा पाना है, समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, और जिनकी नीयत कुछ और है वो किसी को भी दें, उससे हमें चिंता नहीं है बिल्कुल भी, ना हमें कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, सिद्धार्थ यादव आऊंगा, लेकिन पहले एमआईएम की बातचीत थी। आदिल, ये अंदर खाने अभी बातचीत चल रही है क्या जी असदुद्दीन ओवैसी की, अखिलेश यादव की? क्योंकि अब भाटी जी, मुझे लगा था कि शायद हो सकता है खुलकर आए, वो बड़े सोचते समझते शब्दों का चयन करते, तो अभी अंदर खाने में चल रहा है कुछ, या मामला क्लियर है? देखिए राकेश भाई, आप भी बोली इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, तो उसमें बदरुद्दीन अजमल साहब नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं, ट्राइबल के इतने बड़े लीडर छोटू भाई वासवानी और बहन जी नहीं।
जो 50% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं रहेगा, और सिर्फ उसमें जो अरविंद केजरीवाल, जो कांग्रेस पार्टी, जो कल ही ना अखिलेश कमलनाथ ने कहा था ना, इनका वोटिंग परसेंटेज दिखला दीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ अखिलेश जी का, बिहार में दिखला दीजिए, अखिलेश जी गुजरात में लड़े थे उनका भी दिखला दीजिए, दिल्ली में भी चुनाव लड़ते हैं अखिलेश जी, बतला दीजिए। जब अखिलेश जी चुनाव लड़ सकते हैं तो एमआईएम भी लड़ सकती है। आप बोलिए 3 राज्यसभा है, उस 3 राज्यसभा में भी आप मुसलमान को नहीं दिया, आपने एक भी मुसलमान ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया राज्यसभा में, और आपके जो पांडे जी थे, जो सिंह जी थे, जिस पर आप बहुत ज्यादा उछल रहे थे, वो चले गए। डीएसपी जियाउल हक के मामले में कुछ नहीं बोले, एक माइनॉरिटी के इश्यू पे अखिलेश जी बोल दे। ये तो टैक्टिकल अखिलेश जी का अंडरस्टैंडिंग है, रिवर फ्रंट की जांच मत कराओ, जो होगा बाकी सब तैयार है। रिवर फ्रंट बीजेपी भी चाहती है, अखिलेश जी को डर दिखाती है, अखिलेश जी रिवर फ्रंट के चलते कुछ बोलते नहीं है। और बतला दीजिए, आज 7 साल से ये पिटारा रिवर फ्रंट छूटा है, क्यों नहीं जांच हुआ अखिलेश जी का? बीजेपी ये दोहरा चरित्र क्यों रखती है? अगर करप्शन है तो उस पर वो कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन बीजेपी जानती है अखिलेश जी को जिंदा रखेंगे तो होगा। हम तो चाहते हैं बहन जी को भी इंडिया गठबंधन में लाइए। जो अरविंद केजरीवाल पानी पीपे के कांग्रेस को गाली देते थे, उनको आप ले सकते हैं। जब मांझी, मल्ला, निषाद, पासवान, सब बिरादरी की लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप भी होनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? आप ही बोल दीजिए। और अखिलेश यादव बतला दे रिवर फ्रंट का क्या ऐसा टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है जो बीजेपी से इतना इनका वो रहता है, आप इतना मुस्कुराहट रहती है। बीजेपी के मुद्दे पर आप कुछ नहीं बोलते। अखिलेश यादव बतला, योगी आदित्य मुसलमान के एक मुद्दे पर अखिलेश जी बतला दे तो हम समझ लेंगे हमारी क्यादत खड़ी होगी। इन भारत में मुसलमानों की क्यादत नहीं। अरे आदिल भाई, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि आपको अखिलेश यादव पर गुस्सा है, समाजवादी पार्टी पर गुस्सा है, या इंडी गठबंधन में शामिल नहीं हो पाने का रोष है, दुख हो रहा है? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं आपके मन के अंदर भाव क्या चल रहा है। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार साहब ने साफ साफ कर दिया, मुझे हिस्सेदारी दोगे, सम्मान दोगे, हम आपके साथ रहेंगे। मेरी लड़ाई बीजेपी से क़यामत के सुबह तक रहेगी, उस पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। आसिम वकार, अगर मान लीजिए बीजेपी आपको हिस्सेदारी कही कि आइए हम इतनी सीट दे रहे हैं, जाएंगे क्या? सुनिए राकेश भाई, आप बीजेपी जो माइनॉरिटी का बजट कम कर दे, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं दे, एएमयू और जामिया को 1 रुपया नहीं दे, मोमा का स्कॉलरशिप बंद कर दे, एक भी मुस्लिम एमपी मिनिस्टर नहीं है केंद्र सरकार में, वो बीजेपी से क्या खंजर तो खुली दुश्मन है। और आस्तीन के साथ में ये समाजवादी और जो इसके चोला पहने हुए है कांग्रेस पार्टी, आसिम वकार साहब ने साफ साफ। लेकिन दिक्कत यह है आदिल भाई, दिक्कत यह है, चलिए सिद्धार्थ यादव आपको जवाब देंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि जितना आपको यूपी में वोट नहीं मिला उसका कई गुना ज्यादा बीजेपी को वोट मिल गया मुस्लिमों का। ये भी एक आंकड़ा है। तो इतनी झंडा बरदारी करते आप मुस्लिमों की और इतना गुस्सा होता मुस्लिमों में, तो नहीं इतना वोट देते बीजेपी को। सर आप बतलाइए, शफीकुर रहमान बर्क साहब जैसे योद्धा का देहांत हो जाता है, उसके फ्यूनरल में भी अखिलेश यादव जी या रामगोपाल यादव जाना पसंद नहीं करते, सिर्फ मुसलमान को अपना रैयत बना दिए। अखिलेश जी का गुजरात का वोट देख लीजिए। ना ये बड़ी बात है। मैं आऊंगा इस पर मैं भाटी जी से बातचीत करूंगा, पहले सिद्धार्थ यादव का जवाब। देखिए राकेश जी, आज ये दोनों एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं वो बड़ा सुनना महत्वपूर्ण है। कोई कह रहा है ये आस्तीन का सांप है, कोई कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही थे, गलती से भी बटन दब जाते हैं, 2000 कोई वोट होते हैं क्या? ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि ये जितनी पार्टियां हैं ये गिद्ध की नजर लगा करके एक वोट बैंक के पीछे चाहती हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा हमको दे दो, और फिर कहते हैं हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम तो मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं। अरे आज तक आप उस गिद्ध की नजर लगाए बैठे उस एक समाज को बरगलाते आप ही तो आ रहे थे, और कौन आ रहा था? और कौन से थे एमवाई के फैक्टर? और कौन से थी आपकी वो बातें जिसको लेकर के ना विकास आपने कभी वहां पहुंचने दिया, ना मूलभूत सुविधाएं आपने कभी वहां पहुंचने दी, मात्र वोट लेकर के आपकी एक राजनीतिक दुकान चलती रही, इतना ही आपका एजेंडा था। पर अब वो समझ चुके। और मुसलमान समाज में भी जिस प्रकार से प्रगति को लेकर के जो एक चाह मन में उठी है, जो एक चमक आंखों में आई है, वो बताता है कि कैसे हर समाज जैसे आगे बढ़कर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को पुनः चुनने की तैयारी में है, ऐसे ही मुसलमान समाज में भी यही होड़ है मैं कहता हूं, क्योंकि वो आना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। क्योंकि आज आवास मिल रहे हैं तो मुसलमान समाज को भी मिल रहे हैं। अगर आज घर में नल से जल आ रहा है तो मुस्लिम समाज के भी आ रहा है। अगर कोई भी सुविधा मिल रही है, हाईवेज बन रहे हैं, स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है, नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, वो सबके लिए बन रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने क्या किया, कब, कहां, कैसे, उसका कभी विश्लेषण करिएगा। और जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको दिखेगा कि देश की एक बड़ी आबादी को आप हमेशा वंचित रखते रहे, क्योंकि वो आपके राजनीतिक कारणों के लिए आपकी सहूलियत का विषय था। आज वो दिन जा चुके हैं। ये बदले हुए दिनों में एक दूसरे को गाली देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका ये जो गिद्ध की नजर है बदल नहीं सकती। बोलिए।
राकेश भाई, इतनी मोहब्बत जो टीवी पे दिखा रहे हैं, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं केंद्र में, एक भी मिनिस्टर नहीं, 40% माइनॉरिटी का बजट घट गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का, और इतनी मोहब्बत क्या दिखा रहे हैं? आपने जो एक एमपी नहीं दे सकता है, जो एक मिनिस्टर नहीं दे सकता है, वो मोहब्बत दिखा रहा है। घर सर पे अरे छत आ रही है क्या? ताजुब है, जो एमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं दिया, वो मोहब्बत दिखा रहा है। यही जो तो मॉब लिंचिंग करा रहा है, जो पहलू खान के मामले में, अखलाक के मामले में, तबरेज अंसारी के मामले में, इनका मिनिस्टर माला पहनाया है। आप हाथों में जुंजीरा पकड़ाते रहे, मिनिस्टर माला पहनाया है इसके कारण से। अरे बताइए ना, हर दिन मुसलमान को गाली दे रहा है। राजा सिंह इनका हैदराबाद का एमएलए नीलेश राणे गाली दे रहा है, उस पर क्या एक्शन लिया? मुफ्ती साहब पर एक्शन हो गया, नीलेश राणे पर कोई एक्शन नहीं हुआ। गाली देने के बाद नीलेश राणे पर क्या एक्शन हुआ? अगर औकात है बीजेपी को, तो नीलेश राणे और अरे आप गाली देने के लिए बात मत बताइए, करे एक्शन। आप लोग सबसे ज्यादा नीलेश राणे का पूछिए, मात्र आप नीलेश राणे और राजा सिंह क्या है? संविधान के रक्षक बनते हैं, और मेरे से बड़ा सेकुलर कौन है? मेरा बाप दादा इस देश के लिए जान दिया है। आप लोग गाली की बात मत बताइए। अरे इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, बदलवा दीजिए। अरे नहीं, ये बात बहुत बार हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, मैं नहीं उस पर जाना चाहता हूं आदिल भाई। लेकिन एक छोटा सा रिप्लाई भाटी जी का, फिर मैं करण आपके पास आ रहा हूं। भाटी जी, ये क्या आदिल ने कहा कि शफीकुर रहमान बर्क के अंतिम संस्कार में नहीं गए, सुपुर्दे खाक हो रहे थे उस समय नहीं गए आप लोग, ये दूरी क्यों है, क्या है? मतलब आप अगर कुछ कहना चाहें तो आप जवाब दीजिए, फिर मैं करण के पास जा रहा हूं। शफीकुर रहमान बर्क हमारे बहुत सम्मानित नेता थे, कई बार से सांसद थे, कई बार विधायक रहे। शफीकुर रहमान बर्क साहब जब बीमार थे, अस्पताल में एडमिट थे, तो श्री अखिलेश यादव जी उनसे मिलने अस्पताल में गए। उनके बेटे विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, ये पूछ लो जो हमदर्द बन रहे हैं, इनमें से कोई गया था अस्पताल में हालचाल पूछने के लिए? अब वो व्यस्तता के कारण चुनाव सिर पर हैं, अंत्येष्टि में नहीं जा पाए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि कोई अनादर हो गया, हमें उनसे प्रेम नहीं है, या वो हमारे सम्मानित नेता नहीं है। अस्पताल में मिलने गए थे अखिलेश जी या नहीं गए थे? पूछो इनसे, आदिल भाई से। तो ऐसा थोड़ा, वो बहुत सम्मानित नेता थे। जो आदमी आजम खान का नहीं हुआ, जो सलीम शेरवानी का नहीं हुआ, इमरान मसूद का नहीं हुआ, सहारनपुर के एमएलए का नहीं हुआ, वो बेचारा शफीकुर रहमान साहब के लास्ट जर्नी में नहीं जाए, और वो हमें कुछ सिखा रहा है। क्या आजम खान है? आजम खान के बोलिए, जो पूछने वाला नहीं है। आजम खान का हर दिन यूनिवर्सिटी डह रहा है, पूछने वाला नहीं है। और आज हम लोग जिस दिन हम लोग इंसाफ की बात करते हैं, अखिलेश जी को दम होता है, रिवर फ्रंट का ठीक है, चलिए नहीं, आदिल ने एक बात कही थी, मैं चाह रहा था कि अगर भाटी जी कोई रिप्लाई देना चाहें तो दे देंगे। करण वर्मा, भाटी जी ने शुरुआत में ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को बहुत मुस्लिमों का वोट मिलता है, लेकिन एक आंकड़ा जरा उसे भी टीवी स्क्रीन पर रख दीजिएगा। 2019 लोकसभा चुनाव का, 2014 लोकसभा चुनाव का, और यूपी की अगर बातचीत करते हैं, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न, एक आंकड़ा है सीएसडीएस का, जो यह आंकड़ा बताता है कि 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में करीब 58% मुस्लिम वोट गए थे। वहीं अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर बातचीत करें तो बहुजन समाज पार्टी को सबसे ज्यादा वोट गए थे। तो ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा वोटिंग आप लोगों को पड़ा है, भाटी जी आप लोगों को पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद करण वर्मा इस तरीके की बातें आ रही हैं। तो क्या ये ओवैसी की एंट्री से बौखलाहट है, डिरेल होने की बौखलाहट है, या फिर किसको कैसे देखा जाए? देखिए राकेश जी, बड़ी सीधी सी बात है अब कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है वो तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण है। ये दोनों हमारे जो मित्र हैं, भाटी साहब भी और आदिल साहब भी, आदिल साहब को भी मैं विस्तार से जवाब देता हूं क्योंकि इन्होंने कुछ सवाल उठाए। इनका बस मानना है कि भाई एक तबके का वोट कैसे पाया जाए, और उस तबके ने इनको सपोर्ट भी किया। अब वो एक तबका भी ये सोच रहा है कि इनके साथ हमें जाके आखिर मिला क्या। आदिल साहब ने बार बार कहा कि मुसलमानों को क्या मिला, तो मैं कुछ उनसे आंकड़े साझा कर देता हूं। इस 10 साल में, जो नरेंद्र मोदी जी के 10 साल हैं, 2.64 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली, बनाम 2.38 करोड़ को मिली थी मनमोहन सिंह जी के 10 साल के अंदर। किसान सम्मान निधि योजना, मुद्रा योजना, ये आपका आवास योजना, इन तीनों में मुसलमानों के लाभार्थी 33 से 36% है, जो कि उनकी आबादी से दुगना है। शादी शगुन स्कीम केवल मुसलमानों के लिए एक्सक्लूसिवली 51,000 रुपए। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आजम खान का भला हुआ कि नहीं, शफीकुर रहमान बर्क का हुआ कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर एक आम मुसलमान का जरूर भला हुआ। वो पहली बार जरूर समझ रहा है कि हाँ, आज मैं मुख्य धारा का हिस्सा हुआ हूं, आज मेरे जेब में डायरेक्ट। ठीक, आदिल 20 सेकंड में रिप्लाई करिएगा, फिर मैं सिद्धार्थ आपके पास आ रहा हूं। जहां ट्रिपल तलाक हटा दिया गया,
सुनिए, मोनू मनेसर को संरक्षण ये दिए, जबरदस्ती नीलेश राणे पर कोई कार्रवाई नहीं है, मुफ्ती अजहरी को जेल में भेजवा दिए, कलेक्टर 4 केस के बाद पीए ऐसे लगा देता है बेचारे। नहीं आदिल फिर आप दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं डिबेट को। जेल हो जाता है। फिर जिन मुस्लिम अपराधियों की तरफदारी आप लोग ये कहकर करते हैं कि मुस्लिम पर हमला हो गया, उनका नाम गिनाने लगो तो जवाब देना आपको मुश्किल हो जाएगा। सर फिर अतीत में अपराधी से ज्यादा मुस्लिम दिखाई देने लगता है। मत उधर लेकर जाइए डिबेट को, मैं जाना भी नहीं चाहता। सिद्धार्थ यादव रिप्लाई करें। बुलडोजर मेरे घर हुआ चला, ये हो चुकी है मानसिक समस्या है, और मैं मानता हूँ ये कोई अनजाने में होने वाला काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वकील हसन पर चला दिया, 40% माइनॉरिटी बजट खत्म हो गया। आपके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक, करण भाई आ रहा हूं। आदिल रुक जाइए, 20 सेकंड ही दिया था सिद्धार्थ यादव के नाम पर। राकेश जी, ऐसा नहीं है कि आदिल जी बहुत मासूम हैं और मासूमियत में ऐसी बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। इनको पता है हमारा एजेंडा क्या, इनको पता है कि कैसे हम बरगला लें, 4 बात हम कैसे बोल दें। फैक्ट की बात आएगी तो नहीं बोलेंगे, लाभ की बात आएगी तो नहीं बोलेंगे। लाभार्थी हो गए मुसलमान वर्ग में इतने सारे, उसकी बात कभी नहीं करेंगे। अरे सर पे छत मिल रही है, आवास मिल रहे हैं, लोगों को जल मिल रहा है, उनको नौकरियां मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, स्टार्टअप मिल रहे हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज में उनको मौका मिल रहा है, उसकी बात कभी नहीं करेंगे। बात किसकी करेंगे? हमारा ये अपराधी था, इस पर एक बार FIR हुई, वो वाले दूसरी हुई। अरे एक बार क्यों हुई? 4 बार होगी, 10 बार होगी, क्योंकि तुष्टिकरण की सरकार नहीं है। यह सरकार आपके एजेंडा में नहीं चलेगी। आप सुन भी लिए आदिल भाई, ये आप ऐसे करना चाहेंगे, आप इस हाईजैक करना चाहेंगे, तो अब हाईजैक वालों का टाइम जा चुका, क्योंकि अब आगे बढ़ाने वालों का टाइम आ चुका। और आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको भी साथ लिया जाएगा, और अगर आप यही झुंझुना पकड़ाना चाहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है आदिल भाई रुक जाइए। अब भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। एक आंकड़ा 14-19 का मैंने आपको बता दिया, पता नहीं आपको अच्छा लगा नहीं लगा, मुझे लगा शायद आपको अच्छा लगना चाहिए। एक आंकड़े और है कि 20 से ज्यादा, अगर मैं ठीक हूं तो 20 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोट, 20% से ज्यादा, 36 सीटें ऐसी है जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम है। आप लोगों की दावेदारी, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट आप लोगों को मिलता रहा है, तो आज ऐसी क्या वजह है कि आप खुलकर, जो अभी तक आरोप आप लोग लगाते रहे कि वैसी तो बीजेपी की बी टीम है, उनके पक्ष में बैटिंग करते हैं, आज आप उस लाइन पर खुलकर नहीं है? कोई बातचीत चल रही है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं जो वैसी, जो आदिल से मैंने शुरू में सवाल पूछा था। राकेश भाई एक बात आप ईमानदारी से बताओ, आपने जो सीटें गिनवाई, जिन जिन पे प्रत्याशी लड़ाने की बात कर रहे हैं, आपने विस्तार से बताया कि कहीं जहां अक्षय यादव हैं, जहां अखिलेश जी हैं, जहां शिवपाल यादव हैं, जहां डिंपल यादव लड़ेंगी, जो समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट है उन पर कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो ये किसकी टीम हुई, ये बताने की भी जरूरत है। अभी नहीं जीता ये किसकी टीम हुई है, किसका नुकसान करने के लिए प्रत्याशी उतार रहे हैं? 7 सीट जो चिन्हित की हैं, 7 सीट किस आधार पर चिन्हित की हैं? क्या इनका वहां कोई जनाधार है, इनकी कोई टीम है, इन्होंने कोई आंदोलन किए हैं? और ये हैदराबाद में कितनी सीट लड़ेंगे ये भी बता दें। ये मूल पार्टी हैदराबाद की है, हैदराबाद में कितनी सीटें लड़ेंगे? हैदराबाद में जितनी नहीं लड़ते उतनी यूपी में लड़ते हैं, असेंबली में उतनी बिहार में जाके लड़ते हैं। तो ये किसका नुकसान करना चाहते हैं और किसकी बी टीम है, ये मुझे कहने की जरूरत क्या पड़ी है? तो पूरा देश जानता है और इनकी रणनीति जानती है। अगर वही 7 सीटें चिन्हित कर रहे हैं जिनमें समाजवादी पार्टी को नुकसान कर सकते हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी सीट बढ़ेगी भी, भाटी जी नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि सीट अभी बढ़ेगी, अब वो पता नहीं किसके हिस्से की सीट बढ़ने वाली है, ये भगवान जानता है। 80 की 80 लड़े हैं। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। आदिल ये बात सुन रहे होंगे, पार्टी तक अपनी बात पहुंचाएंगे भी। ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है, लेकिन हाँ, ये चुनाव यूपी में खासतौर पर 80 सीटों पर बेहद दिलचस्प हो रहा है।